अब आते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर। ये तो सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव है और इसी का तो सब कुछ बोलबाला है। यही तो सब कुछ निर्धारित करता है, यही सब कुछ बताता है कि क्या कैसे होगा, कैसे कैसे दुनिया चलेगी, यही करता धरता है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है, क्योंकि सब कुछ तो पैसा ही है। वैश्वीकरण के माध्यम से क्या कमाया जा रहा है? पैसा ही तो कमाया जा रहा है ना बाबू। तो पैसा ही तो सब कुछ है, पैसे से ही तो सरकार को भी प्रभावित किया जा रहा है ना। सारा का सारा खेल ही पैसे का है। तो आप ये कह सकते हैं वैश्वीकरण की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक प्रभाव उसका। आज आप देखिए, आपके देश में ही, मैं आपके अपने ही देश से उदाहरण देता हूं, क्यों दूसरे के देश पे जाए। ये जो है सामने लगा हुआ, ये जो लगा हुआ आईफोन है ना, इससे पैसा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? हम कमा रहे हैं, हमारा देश कमा रहा है। कौन कमा रहा है? अमेरिका कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। अमेरिका की एप्पल नाम की कंपनी कमा रही है और इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे देश को कुछ नहीं हो रहा। अब हमारे देश में मैकडी है, डोमिनोज है और अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उससे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कहां जा रहा है? हमारे देश में कहां जा रहा है? तो आर्थिक तौर पर ताकतवर कौन हो रहा है? अमेरिका। गूगल, फेसबुक, इनसे पैसा कौन कमा रहा है? अमेरिका। स्वाभाविक सी बात। तो सब कुछ आर्थिक ताकत ही है बच्चों। जिसके पास आर्थिक ताकत होगी वो ही वास्तविक तौर पर इस दुनिया पे डोमिनेट कर पाएगा, और जिसके पास आर्थिक ताकत नहीं होगी वो बीन बजाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी सत्य है। भैया की इतनी बात को मान लो, नहीं मानोगे तो ये आपके लिए दुखदाई होगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए भी होगा, मेरा देश का पैसा जा रहा है। इस समय का एक पक्ष तो यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया जाए। जैसा कि आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने सकृण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब इतने छोटे नजरिए से मत देखिए कि आप सिर्फ वैश्वीकरण, जब भी वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर बात हो तो आप विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मत देखिए। यहाँ व्यापार सम्मिलित है, यहाँ व्यापार है, समझ में आई बात? यहाँ सबसे बड़ी भूमिका व्यापार की। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। यह जानना बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण के कारण किसको लाभ हो रहा है, किसको कम लाभ हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। यह है सबसे बड़ा मुद्दा कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का लाभ कौन उठा रहा है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का लाभ उठा रहा है यूएसए। कौन उठा रहा है? यूएसए, क्योंकि दुनिया का 25% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। और ये पैसा कैसे आया अमेरिका के पास? ये पैसा आया वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के होने के बाद इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों में गई और उन देशों के मार्केटों में अपने ब्रांड्स को बेचा और प्रॉफिट जनरेट करके अमेरिका को पैसा देगा। यही तो है ना, यही तो है ना, समझ में आई बात? और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को हो रहा है, क्योंकि उनके ही देश में उनका ब्रांड ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। समझ में आई बात? उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब यही आईफोन किस लिए बिक रहा है? क्वालिटी के कारण ही तो बिक रहा है ना। अब हम इतना बड़ा अपने आप को छाती पीट के कहते हैं कि हम आज तक एक अच्छा फोन नहीं बना पाए।
बना सकते हैं लेकिन हम बनाया नहीं, हमने सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन हमने करा नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नाम की चीज ही नहीं। अमेरिका की सबसे बेस्ट बात है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देता है। वहां सरकारी स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल नाम की चिड़िया बहुत कम उड़ती है वहां पर, स्कूलों के मामले में, कॉलेजेस के मामले में नहीं बोल रहा हूं। प्राथमिक स्कूल बेस्ट है सरकारी, वहां के बेस्ट, वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहां की तरह नहीं, पढ़ाना ही नहीं है, बच्चा पोट मटीरियल उठा लिया, ये पल दिया, ये वाला सिस्टम नहीं। वहां सच में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाई पर उस तरीके से फोकस किया जाता है जिस प्रकार से होना चाहिए, इसलिए वहां पर रिसर्च होती है ज्यादा, वहां एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करती है सरकार, तब जाकर वहां पर इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं। और हमारे देश में क्या होता है, शिक्षा माने कुछ नहीं, शिक्षा तो हमारा पर्सनल खर्चा है, दैट इज नॉट अ पर्सनल खर्चा, ये पर्सनल खर्चा नहीं है, ये नेशन खर्चा होना चाहिए, राष्ट्र का खर्चा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम शिक्षा पर खर्च करेंगे तो हम बड़ी बड़ी मशीन्स को बना लेंगे अपने देश में, फिर हमें किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खरीदने नहीं जाएंगे तो नेताओं का कमीशन कैसे मिलेगा, नेताओं को कमीशन कैसे मिलेगा? बाबा सारा खेल तो कमीशन का है, सारा खेल ही कमीशन का है, समझे कि अभी भी नहीं समझे? समझ गए? चलो आगे सुनो। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसे भारत पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जबरन ला दी गई है, भारत ने अपनी इच्छा से उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ में आएगा? गरीब देशों पर तो जबरदस्ती ला दी गई है। और 1991 में जब आपका सोवियत संघ विखंडित हुआ तो उन सभी देशों को जबरदस्ती पूंजीवादी राष्ट्र में तब्दील कराया गया। कौन सी सेल के नाम पर? गैराज सेल के नाम पर, है ना? गैराज सेल के नाम पर उस देश को जबरन पूंजीवादी देशों में तब्दील किया गया, जिससे कि किसको बेनिफिट हो? अमेरिका को। और किसने कराया ये? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और इन्होंने किसके इशारे पर कराया ये सारा काम? अमेरिका के इशारे, क्योंकि अमेरिका ही पूंजीवाद का कर्ता धर्ता है। पूरे वैश्वीकरण में, शीत युद्ध में आपने ये देखा है, पूरे शीत युद्ध में आपने इस चीज को देखा है और समझा है। आगे सुनिए। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तु, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है, बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आज आप देखिए अमेरिका की चीज भारत में भी मिलती है, भारत में भी मिलती है, अमेरिका का भोजन भारत में भी मिलता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से भारत का भोजन अमेरिका में मिल रहा है? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है। हमारी गली गली में अमेरिका मौजूद है, क्या हम भी उनकी गली गली में मौजूद हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो इससे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा दुकानें हैं वो ज्यादा कमाएगा, जिसकी कम दुकानें हैं वो कम कमाएगा। हमारी उतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है, समझ में आई बात? अलग अलग देश अपने यहां होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उसी सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है।
जितनी तेजी से वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन हो रहा है उतनी तेजी से लोगों का आवागमन नहीं। अमेरिका उतनी जल्दी पाकिस्तान के, भारत के लोगों को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करता। जितना वो अपना माल भारत में भेजना, भारत में बेचना चाहता है, उतनी आसानी से वो भारत के लोगों को अपने देश में लाना नहीं चाहता। वो यहाँ से सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता है जो फाइनेंशियली उसके स्टेटस को फिट बैठते हैं। गरीबों को बुला रहा है वो? हाँ, नहीं बुला रहा। तो अब आप खुद ही सोचो कि ये क्या है, ये कैसा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में तो सब कुछ का प्रवाह आबाद होना चाहिए ना, लोगों का भी, गरीब भी जा सके, लेकिन गरीबों को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो उसके फाइनेंशियल स्टेटस को फुलफिल कर पाता है वही अमेरिका जा सकता है, उसके अलावा तो कोई जा ही नहीं सकता। इंटरव्यू देना पड़ता है भैया आपको अमेरिका का वीजा पाने के लिए, समझे? बहुत मुश्किल है अमेरिका जाना, लेकिन बहुत आसान है अमेरिका पैसा भेजना, अमेरिका से कुछ सामान खरीदना बहुत आसान है। खरीद ही रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं हम अमेरिका का सामान, रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारा अमेरिका का है और हम उसे कमाई दे रहे हैं। मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, आप सब भुक्तभोगी हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे अमेरिका के कस्टमर बने बैठे हैं और उसे कैसे कमाई दे रहे हैं। स्कूल में भी ऐसे पढ़ाया था, तो ऐसे नहीं पढ़ाते तो आप लोग उनको कुछ बोलते भी नहीं। बोलो तो मुझे हाँ, आप फीस दे रहे हैं। सरकारी स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आप फीस नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आपका टैक्स जा रहा है, तो उनकी जो सैलरी है वो आपके टैक्स से पे हो रही है। तो कृपया आप सवाल करना सीखें, ठीक है? आगे सुनिए, कहां तक आ गए थे? ठीक है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपने राष्ट्र सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं। मतलब वीजा इतना मुश्किल होता है इन देशों का पाना कि आप इनके देश में उतनी आसानी से एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन इनके देश का सामान आपके देश में बहुत आसानी से एंट्री कर सकता है। पैसा तो आपसे वो दबा के कमा रहे हैं, लेकिन आपको अपने देश की सुविधाएं लेने नहीं दे रहे हैं। आपके देश से पैसा जरूर वो ले रहे हैं। ये है वैश्वीकरण, आज के वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है? दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों की नौकरी धंधे न हथिया ले। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सार आर्थिक नीति को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण का सब जगह एक जैसा प्रभाव पड़ा है, सब जगह अलग अलग प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। समझ में आई बात? वैश्वीकरण का एक ही प्रभाव नहीं है, बहुत से प्रभाव हैं वैश्वीकरण के, और इन प्रभावों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी भी इसको सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, और इसे देखना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें किसी भी देश पर क्या प्रभाव होता है ये जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है, और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया ना, ये वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का ही तो कारण है ना कि आज सरकार स्कूल, अस्पताल जैसे प्राथमिक विषयों पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना उसे देना चाहिए, क्योंकि इनका आज व्यापार हो रहा है। इनका क्या हो रहा है? व्यापार। इनसे मोटा पैसा कमाया जा रहा है। आप बीएड के चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपके एक ब्लड टेस्ट की कीमत कितनी है, और सरकारी में चले जाओ तो आपको पता है, पर टाइम की कीमत है, टाइम है यहाँ पर, लेकिन पैसा नहीं
उतना आपको नहीं चूसा जाएगा पैसे से, लेकिन आपके टाइम की ऐसी तैसी जरूर बजा दी जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत है भारत की, जनसंख्या है, बीमार भी बहुत लोग हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, इसमें तभी हो सकता है कुछ जब शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा ही इसका प्राथमिक इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे सुनिए, इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व को पुनः उपनिवेशीकरण कहा है, तो ये सच भी है, ये सच भी है। फिर से हम आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, फिर से हम आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज आप बहुत सारी चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए। अमेरिका अगर वो चीजें आपको ना भेजे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्या पता है आपको? आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो चीजें आपके देश में बनती ही नहीं है और आपने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि आपके देश में शिक्षा का वो स्तर ही नहीं है। एट द एंड सब चीजों का समाधान सिर्फ शिक्षा है, और अगर शिक्षा पर आप काम नहीं करेंगे तो आप बर्बाद होंगे ही होंगे। आप अपनी हालत ही देख लीजिए, आपके स्कूलों की हालत आप देख लीजिए ना। आपकी शिक्षा पर वो कितना फोकस कर रहे हैं? आलस की तरह आते हैं, बैठ के चाय पी के समोसा खा के चले जाते हैं। लो, हो गई ड्यूटी। ये ड्यूटी है कोई? जो पढ़ाना चाहता है उनको नौकरी नहीं मिलती। मैं पहली बात तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता, स्कूलों में मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, मैं पढ़ाना ऐसे चाहता हूँ, मैं मास एजुकेटर बनना चाहता हूँ, स्कूल एजुकेटर नहीं। ज़्यादा बच्चे नहीं मिल पाएंगे वहाँ पे। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारंपरिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आर्थिक तौर पर देखो, ये तो सच है भाई, जो अमीर देश है वो मोटा कमा रहे हैं और गरीब देशों को उतना नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए। आप ये देखिए ना, दुनिया के एक देश के पास दुनिया की 25% कमाई है। दुनिया की 25% कमाई सिर्फ एक देश के पास है। तो अब आप खुद बताओ, क्या ये वैश्वीकरण न्यायोचित है? हाँ? क्या इस वैश्वीकरण के द्वारा सबको समान हक मिल रहा है जो मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा। स्वाभाविक सी बात है। समझ में आई बात?